20 सेकंड आपने ऐसे रहना है, जब मैं कहूँगा आपको तो आप स्टार्ट अभी ओके। अस्सलाम वालेकुम। विलिंग वेल्स की लाइव ट्रांसमिशन के साथ खुशामदीद। आई एम नदीम पाशा। आपके साथ हम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स पे प्रोग्राम करते हैं, जिसमें लम्हा ब लम्हा आपके साथ हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीन्स डिस्कस की, उस पर उनके मसाइल और उनकी जो पेशरफ्त है वो भी हमने आपसे डिस्कस की। और इस सारे मसाइल पे और इस टॉपिक पे आज हमने बात करने के लिए हमेशा की तरह मिस शुमाइला बतूल तशरीफ रखती हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हम जी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपसे बात करेंगे कि पेरेंट्स की असेसमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों के जो मसाइल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या जो पेरेंट्स समझते हैं कि हमारे नज़दीक बच्चों के ये मसाइल हो सकते हैं, उन पे आज हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले हम जो आज के टीनेज के करंट मसाइल हैं, बड़े हॉट जो मसाइल हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहे हैं, उस पर आज हम बात करते हैं। यानी पहले हम ये बात करेंगे कि टीनेजर्स की प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं, और फिर हम ये बात करेंगे या पहले हम ये बात करेंगे कि करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड देन फिर हम असेसमेंट पर बात करेंगे। जी वेरी राइट। पहले हम बात करेंगे कि टीन्स के जो करंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि बड़ी आजकल के कैची हैं, जिनमें बच्चे दे बिकम द ट्रैप ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड दिस टाइम राइट नाउ, उस पे हम बातचीत करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। स्टेप बाय स्टेप उनको डिस्कस करते हैं। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स की असेसमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों के क्या मसाइल हैं और पेरेंट्स उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको फिर कैसे उनको सॉल्व भी कर सकते हैं इस चीज पे। यानी सोल्यूशन का पहला स्टेप आज हम लेटर प्रोग्राम में बताएंगे कि आइडेंटिफिकेशन या असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके बिल्कुल। बच्चों के जो मसाइल हैं उन पे तो नो डाउट हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो आज सबसे पहले मॉडर्न वर्ल्ड में जो मसाइल चल रहे हैं बच्चों के, वो क्या है टीनेज के। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ है मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि पेरेंट्स के टुवर्ड्स कि हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। कोई भी काम हो बच्चों के टुवर्ड्स, कोई भी बात हो, तो वो पेरेंट्स से ही स्टार्ट होती है। ये सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि पेरेंट्स से ही बात कैसे स्टार्ट होती है, जबकि हमने ये भी सुना हुआ है कि पेरेंट्स अपने हिस्से का काम करेंगे जबकि बच्चे अपने हिस्से का काम करेंगे। लेकिन ये इस सेंस में है कि बच्चे फिर भी आपसे जूनियर है, बच्चे आपसे फिर भी रिसेसिव है। डोमिनेंसी का जो पार्ट है, डोमिनेंसी का जो एलिमेंट है, वो आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है। तो ये चीज इसलिए है कि जो भी आपने काम करना है वो इस तरह से काम स्टार्ट करना है कि आप उनको डोमिनेंट रह के समझा पाए, आप उनको कम्युनिकेट करके समझा पाए, इस तरीके से। दूसरी बात ये है कि बच्चे उस तरह से चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करते जिस तरह से पेरेंट्स समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ये नहीं समझ सकता कि ये मेरा एक्ट मेरे माँ बाप को कितना बुरा लगा है, जबकि एक फादर या एक मदर ये जरूर समझ सकती है कि मेरे बच्चों का ये करना या मेरे नजदीक ये बात कितनी बुरी है। ये बड़ा एक सिंपल सा फिनोमेना है। तो मैं ये चाहूंगा कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो भी काम करना है हमने करना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हमने बच्चों के थ्रू करवाना है, थ्रू आवर इनसाइट, थ्रू आवर विजडम, थ्रू आवर नॉलेज। इस तरीके से हमने बात करनी है। यानी जो एग्जीक्यूशन है वो इम्प्लीमेंटेशन है पेरेंट्स के साइड से होगी, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ, लेकिन उसमें करना बच्चों नहीं है, डायरेक्शन पेरेंट्स ने देनी है। मैं चाहूंगी थोड़ा और जरा अगर आप सिंप्लीफाई कर दें इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, सजेशन सारी पेरेंट्स ही देंगे। ओके। लेकिन एक बच्चे को ये नहीं पता कि ये, फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अपने वालिदैन के सामने बहुत बुरा बात कर देता है या वो उनके सामने एक अच्छे तरीके से बात नहीं करता, तो इसका मतलब ये होगा कि वो बच्चे को तो उस तरह से आइडिया ही नहीं है कि
आई मीन को उस बच्चे को नहीं समझ आया कि मेरे इस सर्कल से मेरे माँ बाप को कितना नुकसान हुआ है, इमोशनली कितने वो डिस्टर्ब हुए हैं। एक इनसाइड लैक कर रहा है उस प्रॉब्लम के, यानी जो भी मिसबिहेवियर, लेट्स सपोज हम मिसबिहेवियर की बात कर रहे हैं, मिसबिहेव बच्चा जो कर रहा है तो उसका इनसाइट बच्चे को नहीं होता कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये गलत है। डेफिनेटली इसकी कुछ वजह ये भी है कि जैसे मैम हमने पहले डिस्कस किया था वो प्री फ्रंटल लोब वाली बात, कि उनका इमोशनल लेवल उस तरह से नहीं डेवलप होता जिस तरीके से वो बात कर सके, ये चीज भी होती है। दूसरी बात ये है कि मैं जो बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को हीलिंग प्रोसेस पेरेंट्स से स्टार्ट होता है, वो इसलिए भी है कि अगर बच्चे पेरेंट्स के सामने बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो पेरेंट्स जज बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं कि बिकॉज ही इज डिस्टर्ब दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट। तो वो अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि अब मुझे आई मीन कि उनको जो इनसाइटफुल टैक्टिक्स है ना वो अपनाने चाहिए। अब बच्चे पेरेंट्स फॉर एग्जांपल अब उनके सामने कोई गलत काम किया, फॉर एग्जांपल वो र्यूड हो गए, अब एक फादर को पता है कि अब मैं इनको कैसे मना सकता हूँ, मदर को पता है कि मैं इनको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा इनको फ्री स्पेस देती हूँ, उसके बाद बेहतर हो जाएंगे। मैं इनको खाना खिला देती हूँ, मैं इनको बाहर ले जाती हूँ, आइसक्रीम खिला देती हूँ, कंडीशन कर देती हूँ। ये सारे टैक्टिक्स माँ बाप ने ही अप्लाई कर, यानी कि अगर बच्चे की एक डिस्टर्ब्ड मेंटेलिटी है तो उसको भी माँ बाप थ्रू टैक्टिक्स ठीक कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली आप बात कर रहे हैं कि, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि हर पेरेंट को नहीं पता होता कि ये टैक्टिक्स, जितने भी तरीकाकार हैं, जो भी बच्चों की हेल्प करनी है किसी प्रॉब्लम पर, वो हमारे थ्रू जाएगी। उनका ये आइडिया होता है कि शायद ये खुद चीजों को बेहतर करें। आप ये पॉइंट बता रहे हैं कि वो कोई पेरेंट्स की तरफ से आने वाली डायरेक्शंस हैं, जो भी टूल्स इम्प्लीमेंट करने हैं बच्चों पर, वो पेरेंट्स की साइड से आने हैं, बच्चे खुद नहीं उसको करेंगे बिकॉज लैक ऑफ इनसाइट। लैक ऑफ इनसाइट। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने भी बताया कि पेरेंट्स ये समझते हैं, नो डाउट पेरेंट्स बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि ये कोई काम ऐसा है जो कि बच्चों के करने वाला ही हम क्यों करके दे। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा आपको बताने का मकसद यही है कि काम वो बच्चे ही करेंगे, लेकिन चूंकि आप उनको बेहतर बता सकते हैं कि ये काम कैसे करना है। देखिए एक बच्चे के साथ अगर वो इमोशनल हो जाता है तो आप इमोशनल तो नहीं हो सकते ना, अगर वो र्यूड हो जाता है तो पेरेंट्स तो र्यूड नहीं हो सकते। अब यहाँ पे कुछ वैसे हो भी जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने इस चीज को कैसे टैकल करना है, ये चीज है। ये इसकी लॉजिक, इसके जो बिहाइंड लॉजिक है वो ये भी है कि उनके साथ जो एग्जेक्टिव स्किल्स के मसाइल हैं वो भी तो डेवलप कर रहे हैं। एग्जेक्टिव स्किल्स फंक्शनिंग एक्चुअली सही वर्ड होगा, वो है उनकी वो इमोशनल जो है स्टेबिलिटी अभी इतनी मेच्योर नहीं है, वो डेवलप नहीं हुई। उनकी जो टास्क इनिशिएशन के मसाइल है वो नहीं डेवलप हुए, मैनेजमेंट के मसाइल अभी थोड़े से हैं, वो स्किल्स अभी उतनी डेवलप नहीं हुई जितनी के पेरेंट्स की ऑलरेडी हैं। तो सो पेरेंट्स नो बेटर देन हाउ टू अडॉप्ट ऑल दीज चिल्ड्रन इन दीज एक्टिविटीज। ये कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल। ठीक है, ठीक है, ये है। तो मेरे ख्याल से हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स ही वो एक ऐसी अबाव अजदाद हैं उनके, या ऐसे उनके लिए एक मेंटर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो भी हैं वो पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आपने क्या करना और किस तरीके से करना है। हमने आज बात करनी है जी जो करंट अफेयर्स पे बच्चों को टीनेज के मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को एजुकेशनल चैलेंजेस दरकार होते हैं। जब वो टीनेज में आते हैं तो उसमें एजुकेशनल चैलेंजेस दरकार होते हैं जिसमें फिर उनकी अटेंशन शैटर्ड होकर रह जाती है। फॉर एग्जांपल जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ उसमें फिर इंटरेस्ट की बात भी आ जाती है। एक और चीज़ होती है जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, वो भी चीज़ शामिल हो जाती है। फिर यहाँ पे भी मसाइल का सामना करना पड़ता है बच्चों को कि हम इस चीज़ को कैसे कोप करें, कैसे इसको डील करें। पेरेंट्स के टूवर्ड्स जो मसाइल होते हैं कि उनके साथ बच्चों के साथ आके बैठे बात कर सकते हैं कि आपको अगर कोई इशू है, ट्यूटरशिप उनको प्रोवाइड की जा सकती है, वो चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा सकता है ताकि वो बेहतर हो जाए। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन के मसाइल हैं वो जरूर है। यानी करंटली जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पेरेंट्स को रिगार्डिंग द टीनेजर्स, शायद मैं सिर्फ टीनेजर्स की नहीं कहूंगी, बच्चों के मामला में भी पेरेंट्स को ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि उनका पढ़ने को दिल नहीं चाहता, या स्टडीज में उनका जरा इंटरेस्ट की वजह से, या हो सकता है कुछ जेन्युइन रीजंस भी हों। तो एजुकेशन जो है वो एक प्रॉब्लम इस वक्त पेरेंट्स के लिए बन रही है बच्चों के हवाले से, कि वो
या तो पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि बच्चा जानबूझकर नेग्लेक्ट कर रहा है, ग्रेड जरा नीचे आ रहे हैं। सो एजुकेशन एक या पढ़ाई, जिसको आम अल्फाज में ज्यादा बेहतर होगा कहें कि पढ़ना जो है, स्कूल के मैटर्स जो हैं वो बच्चे के लिए जरा इस वक्त चैलेंजिंग है, बच्चा उसको जरा डिफिकल्ट ले रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, वो उस पर हम अभी डिटेल में बात नहीं करें। लेकिन करंटली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दे हैव एजुकेशनल प्रॉब्लम, स्टडीज से रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं, उनको समझना ये जरा उनको डॉक्टर साहब यहाँ पे बताते होते हैं जब बच्चों के मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि ये को मेरे करने वाला काम नहीं है, किसी और का काम है। पेरेंट्स क्योंकि ये फील देते हैं ना कि जी आप पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए पढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उनको वो कंडीशन इस तरह से कर देते हैं पेरेंट्स की, ये कोई बच्चों को ये असेसमेंट जाती है कि ये कोई पेरेंट्स के लिए हम कर रहे हैं। अगर हम ग्रेड्स अच्छे लेंगे तो पेरेंट्स को इसका फायदा होगा, हालांकि डायरेक्टली बच्चों को ही इसका फायदा। अगर हम यही उनकी जो परसेप्शन है या उनका थिंकिंग स्टाइल है वो चेंज कर दें कि नहीं ये आपका ही फायदा है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप कुछ बन सकते हैं। अगर उनके सामने हम रोल मॉडल्स को डिस्कस करें, सेलिब्रिटीज को डिस्कस करें तो यकीनन उनको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं जैसे कायद हैं, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनको थिंकिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन नदीम साहब बच्चे ये सब सुनने को, सॉरी आपसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आज के सेशन में मैं व्यूअर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे बात करूंगी, बच्चे कैसे सुनेंगे कि जी जैसे कायद थे या सेलिब्रिटीज की बात आप कर रहे हैं, उनको तो मैथ्स अच्छी नहीं लगती, दैट्स फॉर श्योर। उनको उर्दू पढ़ने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज बच्चों को आजकल आ रही है। सो कैसे पेरेंट्स उनको फिर इस तरह से इस तरफ ला सकते हैं कि जी यू हैव टू लुक दिस पर्सनालिटी एंड स्टफ लाइक दैट, ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, वैसे ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी चाहिए, सवाल पूछा है। डेफिनेटली जवाब हम देते हैं यहाँ पे। मुझे बल्कि एक बात याद आ गई है, मैंने एक स्टूडेंट थी, उनको टीच किया था ग्रेजुएशन में, तो उनकी वो जो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर था, 110 उनके मार्क्स थे बैचलर्स की, और इस्लामियात में 70 थी। वही वाली बात, उर्दू उनको नहीं थी आती। तो इसकी वजह ये भी है कि कुछ हमारे ऐसे कल्चर में चीजें आ गई हैं कि उर्दू से हम बहुत ही दूर जाते जा रहे हैं। हमारी जो मैटरनल लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट भी, उर्दू तो मैं आपको कह रही हूँ कि रिसेंटली बहुत एक प्रॉब्लम बच्चों के लिए बनता जा रहा है, बिकॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, मैथ्स समहाउ और उर्दू ये डिफिकल्ट है, पाक स्टडीज भी, सोशल स्टडीज जिसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं। सो वो जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना होना, असल में अगर हम स्टडीज की डिफिकल्टी पर बात कर रहे हैं तो उनको अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके जेन्युइनली उनको या तो कंसंट्रेशन के इश्यूज होते हैं या उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसमें फिर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके आ चुके हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है जो कि पहले नहीं थी। पहले चीज़ों को पढ़ाने का सिर्फ एक ही अंदाज था जो कि व्हाइट बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड था, या इस तरह से। आजकल आप एक ही चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीकों से इतने बेहतर अंदाज में कर सकते हैं जिसका कभी हमने सोचा नहीं था। अब हम एक ही बच्चे को उसी के इंटरेस्ट को बिल्डअप करने के लिए हम वो जो लैपटॉप है वो भी यूज़ करते हैं, उसकी गेम्स के थ्रू वही चीज़ उसको सिखा देते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम इंटरेस्ट की बात होती है तो इंटरेस्ट को बिल्डअप किया जा सकता है, बार बार थ्रू प्रैक्टिस हम उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम बच्चों को पहले से ही ये ख्याल दे देते हैं कि ये आपने ये चीज़, आपने फॉर एग्जांपल बड़े होके कोई साइंसदान बनना है या बायोलॉजिस्ट बनना है या कोई और बनना है, तो वो उसी चीज़ में शुरू से ही अपनी थिंकिंग को बना लेता है। जब कंपलसरी की बात आती है, मुझे भी याद है जो लोग कंपलसरी चीज़ों को लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी ने एफएससी में अच्छे नंबर लेने हो, जो कि टीनेज का बहुत बड़ा मसला होता है, लेने हो नंबर, तो वो कभी भी इस्लामियात को, उर्दू को निगलेक्ट नहीं करते। मैंने ऐसे लोग देखे हुए जो उर्दू की भी ट्यूशन लेते हैं, इस्लामियात की भी ट्यूशन लेते हैं, वो इक्वल रैंक देते हैं। गो कि ये बहुत इजी होता है, जहाँ पे वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जहाँ पे वो फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे वो उर्दू को भी उतने टाइम देते हैं। वो देते हैं कि उर्दू में नंबर लेने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। लेकिन नहीं, इतने मुश्किल नहीं, हम फेमिलियर शायद इस वक्त उर्दू से ज्यादा नहीं है। बच्चे शायद, वो एक और फिनोमेना भी है। बहरहाल इस वक्त तो हम ये बात कर रहे हैं कि आपके बात से मैं ये अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कि हमें डिफरेंट वेज को
अप्लाई करके उनमें इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहिए। जो भी उनकी डिफिकल्टीज हैं उनको बाकायदा एड्रेस करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को उर्दू में डिफिकल्टी है तो उसमें उसको हेल्प करनी चाहिए, और अगर किसी का कंसंट्रेशन या इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में तो उसको बाकायदा तौर पर डेवलप करना चाहिए बाय टेकिंग द टेक्निकल एड, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट एंड इस तरह से। इस तरह ही उर्दू वाली बात में साहब मैं जरूर करना चाहूँगा। टेक्निकल थोड़ा सा इसलिए होता है कि मतलब टेक्निकल जो सब्जेक्ट होता है जैसे साइंस है या केमिस्ट्री या फिजिक्स है, उसमें आप कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो नंबर आ जाते हैं, जबकि उर्दू में आपके ऐसे के 20 में से 15 रूल होता है कि आपने 15 बहुत अच्छे को देने हैं, तो इस टेक्निकली भी उसके नंबर थोड़े से काम आते हैं, तो उसको हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि बेहतर हो सकता है। मुख्तलिफ वेज जैसे हमने डिस्कस की। एक चीज़ थी जो कि नहीं थी समझ आ रही, मैं बच्चों की मिसाल देना चाहूँगा। आजकल वो जो डिवाइसेस आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, टैब्स आ गई हैं, टैब्स पे आजकल इतनी ऐप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी न्यूमरस ऑफ ऐप्स अवेलेबल ऑन द लैपटॉप और ऑन द टैब्स, उस पे आप नित नई इजाज़त देखते हैं। एक बच्चे को आपने सिखाना है कि आपने मतलब कि वॉशरूम के तरीके कैसे जाना है, आपने कैसे यूज़ करना, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है थ्रू कार्टून्स। हर तरीके से बच्चे सीख ले। कलर्स की रिकॉग्निशन करवानी बच्चों को नहीं पता, वो कलर्स बोलते भी हर तरीके से, तो मेरे ख्याल इंटरेस्ट को बिल्ड किया जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, बट द थिंग दैट वी नीड टू एम्फसाइज वो ये है कि बच्चों की जो थिंकिंग स्टाइल्स है उनको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। यानी एक तो करंट जो प्रॉब्लम है इस वक्त ज्यादातर पेरेंट्स को फेस करनी पड़ी है रिगार्डिंग देयर चाइल्ड, वो एजुकेशन है, पढ़ाई में उनकी डिफिकल्टीज का आना, एंड दूसरे नंबर पर आप क्या इमोशनल चेंज, इट्स अ बिग चेंज दैट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। इमोशनल चेंज बहुत ज्यादा है बच्चों में। बच्चे यहाँ पे इस लेवल पे इतने वेल ग्रूम्ड तो नहीं होते, बच्चों को जो चीज अच्छी लगती है उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा टीनेज कोई मूवी देखता है, उसमें जो उसको एक्टर या एक्ट्रेस अच्छी लगती है उसी तरह का अपना हुलिया भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इमोशनली तौर पे भी उसके साथ वाबस्ता हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को लीडर्स पसंद होते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज पसंद होती है, या कोई भी ऐसा बंदा, तो उसके लिए वो ये कहना स्टार्ट कर देता है मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मैं इसके लिए जान भी दे सकती हूँ। हालांकि ये उनकी एक मिसपरसेप्शन होती है चीजों को डील करने की। आप उसके लिए क्यों जाते हैं? लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल उनका अटैचमेंट होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस लाइकनेस में, कि वो अपने आप को व्यू करने लग जाते हैं, चाहे वो कोई हीरो हो, चाहे वो कोई सुपर हीरो हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, ऐसा कोई लीडर। असल में इमोशनल चेंज की मैंने बात की है। इमोशनली वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज में कि उनको वाकई ही पता नहीं चलता कि अब मेरी भी अपनी कोई पर्सनैलिटी। जैसे पिछले दिनों में न्यूज पे यहाँ पे सलमान खान साहब का एक आया था कि मैं सलमान खान, उन्होंने खुद को जेल में बंद कर दिया और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी कि आप सलमान खान नहीं, उन्होंने कहा मैं हूँ। नहीं तो वो कोई साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं थी, एब्नॉर्मैलिटी भी होती है, उनको कोई डिल्यूजन हो गया हो कि जी मैं सलमान खान। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, साइकोलॉजिकली तो काफी उनके साथ मसला था ही था, लेकिन इमोशनली भी उनका मतलब नजर आता था। साइकोलॉजिकली अगर हम चीजों को देखें तो इमोशंस बहुत सारे अटैच होते हैं हर चीज में। साइकोलॉजिकल को नो डाउट हम साइड नहीं रख रहे। नहीं, मैं एब्नॉर्मैलिटी की बात कर रही हूँ कि कोई डिसऑर्डर तो अटैच नहीं था, बिकॉज ये तो एक टिपिकल, अगर वो उनको बार बार कहने पर भी अगर कोई वो नहीं मान रहा है तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग। कमिंग बैक टू द इमोशनल प्रॉब्लम, के इमोशंस को इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने कहा कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इन अदर वर्ड्स बच्चों में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम आ रही है इमोशनल इंस्टेबिलिटी की। इमोशनल इंस्टेबिलिटी की जैसे मैं पहले बात कर रहा था, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, स्टेबल नहीं होते एक्चुअली में उनके इमोशंस। तो जैसे वो चलते हैं तो वो गो विद द फ्लो होते हैं, जैसे फ्लो चल रहा तो वो उसी में चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि ये मेरे काम करने वाली चीज नहीं है, या इसके लिए मेरे लिए कोई बेसिक चीज ही नहीं है, तो मैं इसके लिए क्यों अपने टाइम को और अपने इमोशंस को खराब करूं, मैं अपने क्यों मिजाज को इसमें आके खराब करूं। जल्दी जल्दी चीज को देख लेते हैं तो फौरन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं है। इमोशनल चेंज इज अ बिग आई थिंक प्रॉब्लम फॉर द टीनेज इन द करंट एज। यानी उस एज में इमोशनल चेंज उनको फेस करना पड़ता है, तो उनकी थिंकिंग भी इमोशन से इन्फ्लुएंस होती है। बिल्कुल। यानी वो जितने भी ज्यादा एक प्रॉब्लम टीनेजर्स को जो फेस करनी पड़ती है, या आप समझ लें कि जो करंट प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा चैलेंज इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी होता है कि टीनेजर्स मोस्टली उनके जो डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनकी इमोशन से।
सो एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी एक बिग चैलेंज है फॉर टीनेजर्स। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं मैम। आगे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं बच्चों के दरमियान। साइकोलॉजिकली बच्चे अब यहाँ पे आके थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं। वो इन्वायरमेंट के साथ भी चलना चाहते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हासिल भी करना चाहते हैं, और उनको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये चीज़ अभी आपके लिए सूटेबल नहीं है या ये चीज़ आपके लिए अभी बेटर नहीं है, तो आप इसको बाद में ले सकते हैं। अब साइकोलॉजिकली तौर पे यहाँ पे अगर देखा जाए, जिसमें अगर मैं थोड़े से एलिमेंट्स यहाँ पे हम काउंट करें, जैसे एजुकेशनल के चैलेंजेस हैं, जैसे डिप्रेशन है, जैसे मूड के इश्यूज हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट है, ये कुछ मसाइल बन के साइकोलॉजिकल चीज़ को इन्हांस करते हैं। अब मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें मैं कोट करना चाहूँगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि वर्ल्ड वाइड जो उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें जो 14% डिसऑर्डर्स हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं डिप्रेशन की वजह से, जो टीन एज है, और उसमें जो 50% के लगभग जो टीन एज हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। मतलब बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ा फिगर है। 50% जो होते हैं वो सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड की एज में शिकार हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ड्यू टू डिप्रेशन। हाँ, नहीं, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं जस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, ठीक है, लेकिन जो 50% होते हैं एट द एज ऑफ 14, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं ड्यू टू सम हाउ रीजंस। वो यही है, एंगर के इश्यूज हैं, उनके अपने इम्पल्सिविटी है, डिसीजन मेकिंग के इश्यूज हैं, टास्क इनिशिएशन के इश्यूज हैं। इसमें साइबर क्राइम जो है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा की रोल अदा करता है उसमें। ऐसे लोग आपको नजर आएंगे अब सोसाइटी में जो कि सोशल मीडिया पे कोई तस्वीरें वगैरह अपलोड करते हैं, उसको अपने साथ इतना अटैच करते हैं। मैंने लिटरली लोग देखे हुए हैं, इतना अटैच करते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट कर रही है, कि मुझे लाइक नहीं मिले, मुझे किसी ने यहाँ पे होप नहीं किया, और इस तरह की बातें सोशल मीडिया आजकल बहुत, तो इसलिए बाकायदा तौर पे इसको अब स्क्रीन एडिक्शन का भी नाम दे दिया हुआ गया। आपका मिस इसमें कोई जी इसमें सोशल मीडिया की बात में डेफिनेटली जी स्क्रीन एडिक्शन, जहाँ पर विलिंग एज में जो भी हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं और जो भी डिफिकल्टीज को यहाँ पर हम एड्रेस करते हैं, तो उसमें रिसेंटली एक चीज ऑब्जर्व की है हम सबने कि बहुत ज्यादा स्क्रीन एडिक्शन के पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनमें टीनेजर्स ज्यादा हैं, जिनको फोन पे या जो भी गैजेट्स हैं या सोशल मीडिया पर रहना, यानी नींद सबसे ज्यादा डिस्टर्ब इस चीज से हुई। रात के 2:30 बजे भी अगर कोई नोटिफिकेशन है तो वो देखनी जरूर है। सो उसमें भी डेफिनेटली यूज, आप मुस्कुरा रहे हैं कि आप भी तो रात के 2:30 बजे नोटिफिकेशन को चेक तो नहीं करते हैं? नहीं, मैं बंद करके सोता हूं। अच्छा, दैट्स गुड। सो उसमें डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो टीनेजर्स को या पेरेंट्स को फेस करनी पड़ी है अपने टीनेजर्स के रिगार्डिंग, वो ये कि उनकी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अब इसमें पेरेंट्स का कसूर तो शायद हम राइट वर्ड ना हो कि हम उनको कसूरवार ठहराएं, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को जो जिसको कहते हैं ना कि स्पेयर टाइम में बजाय कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के, जैसे स्विमिंग है, एक्सरसाइज है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, वो उसमें उनको आईपैड पर और प्ले स्टेशन पर, यानी वो जो कि उसमें इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इतना आपका एक्टिव, इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। आप बैठ कर गेम खेलते रहे हैं आईपैड पर या प्ले स्टेशन, जिस तरह से भी है, वो पेरेंट्स जरा लैक कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का सोशल मीडिया पर कोई चेक नहीं पेरेंट्स रख रहे, और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है इसकी वजह से। इतनी, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर कोई लाइक कमेंट्स नहीं मिलते हैं तो एक्चुअली में इमोशनली बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि शायद लोगों ने मुझे क्यों इतना फोकस नहीं किया, एंड ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स साइकोलॉजिकल इश्यूज को क्रिएट कर देते हैं। सो डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू के मेजर प्रॉब्लम्स में स्क्रीन एडिक्शन या सोशल मीडिया का मिस यूज करना भी एक, जिसको कह लें कि उभरती हुई प्रॉब्लम है टीनेजर्स की। ऑलराइट मिस, बड़े ही अच्छे तरीके से आपने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स भी जहाँ पे बढ़ते हुए मसाइल की ये वजह बन रहे, वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। अब यहाँ पे टीनेज को ये नहीं, राइट सिलेक्शन ऑफ द फ्रेंड्स, राइट सिलेक्शन ऑफ द पीयर्स, बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं होता। वो जैसे ही कंपनी में जाते हैं
उनको अट्रैक्टिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। कोई भी बड़ी लेवल सी चीज़ है उनको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि व्हाट्स द बेनिफिट और द लॉस फॉर मी इन दिस थिंग। वो उस चीज़ को उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि उनके लिए वो चीज़ सही नहीं होती। तो यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि सोशली भी बच्चों को हमें समझाना होगा कि आपको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग और चीज़ों की मोडेलिटी के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं आपके लिए, क्या क्या नहीं है। यहाँ पे जो हमारे सोसाइटी में एक उभरती हुई प्रॉब्लम है वो है ड्रग्स। बच्चे जब भी इसका शिकार होते हैं तो वो सीधा सा ड्रग्स में चले जाते हैं। एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में पहले 2 दिन बड़ी ही चिट चैट गॉसिप होती है, रात देर तक बात होती है, और उसके बाद वो दूसरी ही मेल एडेप्टिव पैटर्न्स की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि उसमें फिर ड्रग्स आती है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल, लोग इसको बहुत दे रहे हैं। मतलब ऐसा है नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, ये एक मिसकंसेप्शन सा क्रिएट हुआ है कि ड्रग्स को सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब जहां तक हमारी ऑब्जर्वेशन है ऐसा है नहीं, लेकिन बच्चे इसको रैशनल जरूर देते हैं कि जी हैश पीने से कुछ नहीं होता, वीट को ड्रग्स नहीं कहते या अल्कोहल को ड्रग्स नहीं कहते, समझ रहे होते कुछ लोग। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज, आई डू एग्री विद यू के ड्रग्स के मामलात भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एंड सबसे ज्यादा जो बच्चे ड्रग्स को यूज करते हैं वो क्विक फिक्स के लिए कर रहे हैं। इफ दे हैव एनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कोई इम्पल्स, कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस जिसको कह रहे हैं, एक उनका टॉलरेंस नहीं होता स्ट्रेस का, सो उसको फिक्स करने के लिए ड्रग्स, यानी इट्स आवर ऑब्जर्वेशन हियर कि बहुत सारे लोग ड्रग्स को शुरू इसलिए करते हैं टीनेजिंग में चूंकि वो क्विक फिक्स कर रहे होते हैं अपनी किसी भी स्ट्रेस को या कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम को जल्दी से वो ठीक करने के लिए ड्रग्स में आ जाते हैं, यानी इमीडिएटली उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए करना चाहते हैं, उस चीज को असल में वो डील नहीं करना चाहते। नदीम साहब लर्न नहीं किया होता बच्चों ने, मतलब एक चीज जो हम लैक कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में वो ये कि हम स्ट्रेस को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे दिस इज समथिंग जो कि हमने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस करनी ही नहीं है, लेकिन हम रहते हैं इस सोसाइटी में कि स्ट्रेस होना, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट इट्स अ नेचुरल थिंग, यानी जहां पर इंसान है वहां पर स्ट्रेस होगा। हम कहीं ना कहीं पर ये मोटिव बनाकर बैठे हुए हैं कि जी स्ट्रेस को नहीं जिंदगी में लाना, यानी स्ट्रेस को मैनेज करने की बजाय एलिमिनेट करने की तरफ हमारी एफर्ट्स हैं। उनमें से ड्रग भी एक तरीकाकार है कि स्ट्रेस को फेस ना करना पड़े तो ड्रग को यूज करना, कर उस पेन से जो है वो स्ट्रेस की पेन से बनने जो है वो एग्जिट ले लेते हैं। ऑलराइट, सोशली एक्सेप्टेबिलिटी की बात यह है कि उस चीज को एक इसका बड़ा प्रचार किया जा रहा है, उसको डिपिक्ट किया जा रहा है, डिपिक्शन ऑफ द ड्रग्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स। अब आपको कोई भी सॉन्ग्स मिलेगा इनका इंग्लिश मीडियम का तो उसमें ड्रग्स वगैरह होंगी, उसमें हैश होगी, उसमें सब कुछ होगा, लेकिन उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि वार्निंग ये चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे जो बच्चों के से रिलेटेड हम बात करेंगे वो ये है कि बच्चों को उस चीज़ से सीखना होगा कि ये आपके लिए काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। सोशली सब लोगों को पता है कि ये चीज़ है, वो एक रॉन्ग परसेप्शन है जो जी बिल्कुल। तो ड्रग्स तो नो डाउट डेडली एडिक्टिव है और डेडली की तरफ लेके जाती है। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं, फिर यहाँ से ही बात को स्टार्ट करते हैं। सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है।
बिग फ्रेंड्स सुपर। सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? White. Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि टीन एज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा मसला है वो ड्रग्स का भी है, जिसमें सोसाइटी के थ्रू मुख्तलिफ तरीकों से वो ऑपरेट होते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ हमारे करने वाली है या नहीं करने वाली। वो जस्ट अपनी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उस चीज़ में इन्फ्लुएंस बन जाते हैं, उस चीज़ का ट्रैप बन जाते हैं। ड्रग्स पे हम बात कर रहे थे मैम, इससे हम आगे चलते हैं। साइबर स्पेस जो हमारे अब यहाँ पे सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड टीनेज को सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो साइबर स्पेस का है, जिस पे हमने थोड़ी सी पहले भी बात की है। लेकिन अब हम डिटेल्स के साथ बात करते हैं कि साइबर स्पेस है एक्चुअल में क्या और बच्चों को ये किस तरह से मुतासर कर रहा है, जिसमें सारी सोशल टेक्नोलॉजी आ जाती है। वो चाहे लैपटॉप है, वो चाहे सीजन्स हैं, वो चाहे फेसबुक है या सोशल मीडिया है ओवरऑल, और ये किस तरह से मुतासर करता है। नींद का आपने पहले जिक्र किया था, नींद का बहुत बड़ा इशू है। आजकल के बच्चे ऐसे कोई नहीं है जो पूरा टाइम सोते हैं या मतलब 8 घंटे की नींद लेते हैं, वो थोड़ी सी ही नींद लेते हैं, 3 से 4 घंटे का मुश्किल से भी ये भी नींद लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है।
आमिस कुछ बताएंगे? जी जी बिल्कुल। नींद के हवाले से जैसे आपने बात की सीजन की, तो बाकायदा बच्चों को सीजन की एडिक्शन हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, जिसमें जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे ये बात कर रही थी कि जहाँ पर उनकी फिजिकल एक्टिविटी का कोई रोल नहीं, उसी में से ये चीज़ आती है साइबर की जो बात आप कर रहे हैं, कि ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो जाना जिसमें यानी फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं पर बच्चे लैक कर रहे हैं। जैसे नींद की आपने बात की, तो ये सारी चीज़ें उनकी नींद को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको बाकायदा तौर पर उनकी नींद को ख़राब करने वाला एलिमेंट ये सारी टेक्नोलॉजी को। देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं चाहिए, इट्स वेरी गुड, उसको इफेक्टिव वे में उनको सीखना चाहिए, लेकिन एक जो डिसिप्लिन लाइफ है उसको भी पेरेंट्स को एजुकेट बच्चों को करना चाहिए कि अगर नींद के औकात रात में है तो फिर रात को ही सोना एप्रोप्रिएट होगा, ना कि दिन में वो सोएं और रात को जो है वो जागे। मेजर प्रॉब्लम्स की जहाँ पर हमने बात की कि जिसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी की, एजुकेशनल चैलेंजेस की बात हमने की, फिर ड्रग्स एक बहुत चैलेंजिंग इस वक्त प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पर हम टीनेजर्स की बात करते हैं। और उसका बैकग्राउंड जैसे हमने डिस्कस किया, कहीं ना कहीं पर फीलिंग्स ही हैं, कहीं ना कहीं पर बच्चों का टॉलरेंस कम होना रिगार्डिंग द स्ट्रेस का टॉलरेंस कम होना, जो कि उनको टिल कर देता है ज़रा ड्रग एडिक्शन की तरफ। सो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम स्क्रीन एडिक्शन भी इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं। और अगर आप ज़्यादा इसको और डिटेल में डिस्कस करें तो ये बड़े चैलेंजेस डेफिनेटली पेरेंट्स को फेस करने पड़े हैं, और जिसमें बच्चों का अगर मैं वर्ड बोलूँ तो बाकायदा एडिक्शन इस चीज़ की हो रही है। एंड क्योंकि उनका लास्ट प्रोग्राम में जो हमने डिस्कस किया था कि उनका इंटेलेक्चुअल ब्रेन अभी फुली डेवलप हुआ नहीं होता, तो वो डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली कर नहीं सकते। उनका क्विक फिक्स वाला ब्रेन यानी इमोशनल ब्रेन फुली डेवलप होता है, तो उन्होंने सारे डिसीजन जो है वो इमोशनल ब्रेन से ही लेने होते हैं, जिसकी वजह से फिर ऐसी एक्टिविटीज में बच्चे बगैर सोचे समझे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड देन फिर उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि बच्चे बहुत फिर रॉन्ग स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं, और पेरेंट्स को डेफिनेटली फिर वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जिसको डिसऑर्डर अगर हम कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, जहाँ पे ये नींद के मसाइल हैं और देर से सोना और एजुकेशन में लैकिंगनेस, उसका आ जाना, अच्छे ग्रेड्स ना लेना, ये सारी बातें, वहाँ पे एक और भी चीज़ें बहुत सारी जन्म लेती है, जिसमें साइबर स्पेस क्राइम्स हैं। जी, साइबर स्पेस वो क्राइम्स हैं जिसमें आप बिना सोचे समझे हर बंदे को तंग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे आप एटिकेट्स के लेवल से भी बहुत नीचे आ रहे हैं। आपको नहीं पता चल रहा है कि इस टाइम पे किसी बंदे को अब ये तंग करना है या नहीं करना, आपको रूल्स का नहीं पता चल रहा है कि इस वक्त हमने कौन सी बात करनी है। आपको 2 बजे, वही वाली मैम आपकी बात, 2 बजे आप किसी को मैसेज कर रहे हैं कि ये काम है, किसी को टैग कर रहे हैं। ये तो बहुत एक आप एथिकल वाली बात कर रहे हैं कि एथिक्स तो डेफिनेटली उसमें हम किसी प्रोग्राम करेंगे कि एथिक्स भी हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होना चाहिए, जिनको हम अखलाकियात कहते हैं। साइबर स्पेस की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही थी कि जब बच्चे इमोशन से इन्वॉल्व करते हैं तो वो कुछ भी मिसयूज कर सकते हैं, कुछ भी मिसयूज कर सकते हैं। वो अपने रिलेशनशिप को इसके थ्रू बहुत मिसयूज, जिसको कहते हैं, बहुत करते हैं। इतनी इम्पल्सिविटी बच्चों में इस प्रॉब्लम की वजह से आ रही है कि बगैर सोचे समझे वो कुछ भी अपलोड कर देते हैं। वो कोई भी कंटेंट बगैर उसको अंडरस्टैंड किए, बगैर उसके एनालिसिस किए, वो जैसे आपने कहा दूसरों को तंग करने वाले एलिमेंट्स और दूसरों को इमोशनल स्टेट में बदला लेने वाले एलिमेंट्स, तो ये सारी साइबर स्पेस क्राइम जिसको वर्ड बोला जा रहा है, उसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में, और बहुत अर्ली एज में, टीनेजर से भी पहले की मैं बात कर रही हूँ कि 12-11 में इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों की नोट की जा रही हैं। अब फिर जो वो कंटेंट देखते हैं फिर उसका उन पे असर भी होता है, फिर उस चीज़ को अप्लाई भी करते हैं वो, तो यकीनन फिर ये एक बेरहमी की तरफ भी वो चले जाते हैं। जी, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो कि हमें आए दिन टीवी पर देखने में मिल रही होती है, न्यूज़ में देखने के लिए, कि ये इस तरह की जो मॉरल, जो जिसको अनएथिकल एंड बिल्कुल ही अखलाकियात से बिल्कुल नीचे की जो बात है, वो उस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व डे बाय डे होना शुरू हो गए, और वो ये सिर्फ एक्सपोजर की।
अगेन यहाँ पर कहें कि हम ये बात नहीं कर रहे कि आप बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दें, बट उनको उससे फायदा लेना सिखाना जो है वो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं पर जॉब है कि ये अगर फैसिलिटी लाइफ में ये टेक्नोलॉजी अगर हमें मिली है तो हम इसको कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इसका मिसयूज करके हम इन द लॉन्ग रन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए। हम ये कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में कि पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस होना वेरी चाहिए, राइट, जो कि हम पहले प्रोग्राम करते हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्रॉस चेक होना चाहिए कि किस चीज़ पे नजर दौड़ाई जा रही है और क्या हो रहा है। ये बात बिल्कुल बजाय हम आगे बढ़ते हैं। वॉयलेंस भी एक चीज़ है जी। वॉयलेंस आप बच्चे कैसे परसीव करते हैं, उनमें एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज क्यों आ जाते हैं, उनमें एंग्जाइटी के इश्यूज क्यों हो जाते हैं, वो क्यों इतना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, जबकि पहले के बच्चे ऐसे नहीं होते। अब इसको हम नहीं डिस्कस करते। जो मॉडर्न बच्चे हैं यहाँ पे, अब उनमें हाइपर एक्टिव लेवल को देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। व्हाई दे आर सो हाइपर एक्टिव दिस टाइम राइट नाउ? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह फिर वही कुछ मूवीज हैं, कुछ गेम्स हैं। अब मुझे ऐसी गेम्स कुछ याद हैं जो शायद हमने भी खेली हुई हैं, वो ऐसे ही हैं बिल्कुल। उसमें एक्शंस को ही दिखाया जाता है कि आपने इसको बीट करना है, शुरू से ही आपने इसको मतलब बीट करना है, आपने इसको मारना है, जब आप इसको मारेंगे तभी आप आगे मूव करेंगे। उसमें डिफरेंट वेपन्स का इस्तेमाल सिखाया जाता है, मतलब रेसिंग है, उसमें थ्रिल्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर बच्चों को इस तरीके से भी थोड़ा सा पीछे रखा जाए तो यकीनन हेल्प हो सकती है। बच्चों को इस तरह की कंटेंट देखने से पीछे रखा जाए, इस तरह के कंटेंट देखने से, वेपन्स देखने से, इस तरह की जो फाइटिंग वाली गेम्स हैं उनसे आप बात रख सकते हैं, उनसे आप बचा सकते हैं। मूवीज पे जो एक्शन मूवीज है, स्पेशली थ्रिलिंग मूवीज। लेकिन सवाल वही नदीम साहब आ जाता है, हाउ? अगर पेरेंट्स घर में ये चीजें कर सकते हैं कि जी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगेन वो जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि पेरेंट ने इम्प्लीमेंट करना है कि वो किस तरह का कंटेंट देखें, या जो भी रूल सेटिंग की बात कर रहे हैं हम, बच्चों को अवेयरनेस देना, बेसिकली सिर्फ उनको ये कह देना कि ये तुम नहीं कर सकते और ये मत करो, ये मत देखो, इनफ नहीं है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। उनको अवेयरनेस देना, उनके साथ जो हम काफ़ी प्रोग्राम्स में बात करते रहे, कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन बेहतर बनाना जिसमें कि उनको ये बताना कि क्यों हम इस वक्त आपको ये कह रहे हैं कि इस एज में आप इस तरह का इंटरनेट एक्टिविटीज़ में या इस तरह सोशल मीडिया पर आप अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते, या वेपन्स की जो बात आप कर रहे हैं, या ऐसा कंटेंट जो आपको वायलेंट कर दे, उस पे वो क्यों हम आपको मना कर रहे हैं, या इससे क्या असरात हो सकते हैं। देखिए, बच्चों से जब हम बात करते हैं ना, तो जब भी हम बात करें, आगे चल के इस पे भी बात करेंगे कि उनके पॉजिटिव चीज़ों के इम्पैक्ट से बच्चों से बात स्टार्ट की जाए, एंड देन फिर उनको बताया जाए कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनके इम्पैक्ट से कैसे उन्होंने बचना है। सो ऐसा कंटेंट दिखाने पे डेफिनेटली जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जिनका जो जिसको हम कह रहे हैं चाइल्डहुड में आते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट इस कंटेंट को देखने की किया जाए। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी तो वहां पर बाकायदा ये कहा जाता है कि बच्चों को टीवी भी मत दिखाया करें, एंड उसका उन्होंने रैशनल ये दिया था कि बच्चों को जब टीवी दिखाते हैं तो उनकी इमेजिनेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। देखिए, अगर हम जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर की मूवी देखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। आप ऐसे लोगों से सुनेंगे जिन्होंने हैरी पॉटर को पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जो हैरी पॉटर का स्टोरी या नॉवल जो भी उन्होंने पढ़ा है, उनकी इमेजिनेशन डिफरेंट है मूवी से। सो ये एक रिसर्च जो मैंने पढ़ी थी उसमें मुझे काफी ये लॉजिकल बात लगी कि बच्चों को इतना ज्यादा टीवी का एक्सपोजर ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि उससे उनकी इमेजिनेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उनको ज्यादा किताबों की तरफ लेकर आना चाहिए। लेकिन अगेन वो बात आ जाती है, पेरेंट्स समहाउ आसानियां, अपने लिए आसानियां ढूंढने की वजह के लिए वो बच्चों को आईपैड्स दे देते हैं कि जी अच्छा मुझे ना तंग करे, तुम इस पे लगे रहो एंड ऑल दैट। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की यहाँ पर पेरेंट्स को जरूरत है कि वो बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि ये मुझे ना तंग करे तो ये आईपैड पर देखें। आप जो चीज भी उनको बिजी करने के लिए दे रहे हैं, इन द लॉन्ग रन उनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसको जरूर एक दफा कंसिडर तमाम पेरेंट्स करें। ऑलराइट, वायलेंस की हम बात कर रहे हैं तो वायलेंस में वायलेंस इन टीवी, वायलेंस थ्रू मूवीज, वायलेंस थ्रू इंटरनेट, कोई भी चीज़ है, वायलेंस थ्रू गेम्स, ये 4-5 चीज़ें जो बच्चों को इससे बचाना होगा हमें और बताना होगा कि इनका रैशनल क्या है।
दूसरी चीज़ ये है कि जो सीक्वेंस की मैम आपने बात की वो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जब भी कोई चीज़ बताएं उनको वक्त से पहले अपडेट जरूर दें, ये चीज़ ऐसे हो सकता है। उसकी तरतीब ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप पॉजिटिव चीज़ को बताएं, उसके जो ब्राइट फीचर्स है उसको बताना स्टार्ट करें, फिर मिडिल में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ आना शुरू करें, उससे मिडिल से जो आगे वाला पार्ट है उसमें फिर उसकी थोड़ी सी डार्क जो पार्ट है वो बताएं, और आखिर पे जो कॉन्सिक्वेंसेस है फिर आपका ब्राइट होना चाहिए। ये एक बच्चों को बताने की कोई भी चीज़ जो है वो है तरतीब जिसपे आप उनको बता सकते हैं और वो वायलेंस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये हमने आज मिस बात की है कुछ पॉइंट्स के जरिए कि जो बच्चों को आज के मॉडर्न मसाइल डिस्कस किए हैं, जो कि उनको टारगेट्स हैं, चैलेंजेस हैं जो दरकार हैं, जिसमें वो शिकार बने हुए, जिसमें उनको मसाइल का हाईलाइटेड प्रॉब्लम इस वक्त टीनेजर्स की ये हैं कि वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको इमोशनल इंस्टेबिलिटी के इश्यूज हैं या जिनको मूड इश्यूज कह रहे हैं, उनको साइबर स्पेस क्राइम के इश्यूज का सामना है, ड्रग्स का उनको बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम टीनेजर्स में बढ़ता हुआ प्रॉब्लम, रैपिडली बढ़ रहा है ये प्रॉब्लम ड्रग्स को। एंड अभी जो आप वायलेंस की बात कर रहे हैं कि ऐसी ये बहुत ज़्यादा बच्चे एंगर को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया उन्होंने, बहुत ही एक्टिंग आउट वाले, एक्ट आउट जिसको कहते हैं ना, लाउडर एक्सप्रेशन एंगर के देना, चीखना, चलाना, चीजें तोड़ना, इस तरह के एक्सप्रेशन एंगर के ज्यादातर बच्चों में आ रहे हैं, इसको वायलेंस हम इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं। ऑलराइट, तो इस सारे पे हमने आज बातचीत की है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स के हवाले से पेरेंट्स की असेसमेंट है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन और उनके बिहेवियर्स के बारे में कि वो कैसे उनको कोप कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। जी, इन प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अब इस हाफ में हम ये बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम का शिकार है या एग्जीक्यूटिव स्किल्स कोई वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट सर आप क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों को उनके टीन एज के बारे में देखा जाए तो हमें दो तरह के मसाइल सामने आते हैं जिसमें पेरेंट्स को जांचने की ज़रूरत है कि क्या बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स लैक कर रही है या उसमें है भी। फॉर एग्जांपल हम उसमें बात करते हैं कि एक बच्चे ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स को डील करना है, ठीक है, उसको देखना है कि क्या वो ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर हम उसको देखें तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो एडजस्ट नहीं जो कर पा रहे उनके बारे में पेरेंट्स ने ये देखना है कि क्या उनमें क्या मसला है। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि आपको देखना होगा कि ये जो स्किल्स हैं, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये क्या बच्चे में आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसकी कुछ टेक्निकल वजह भी हो सकती है जो हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि ये कुछ 6-7 किस्म की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स का नाम भी देते हैं। तो वो वक्त के साथ साथ डेवलप होती हैं, वक्त से पहले कोई हो सकती है, कोई वक्त से बाद हो सकती है, ये चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन में मेरा इसमें इनपुट ये होगा कि दो तरह से आइडेंटिफाई करें। एक तो जो बच्चा प्रॉब्लम में है, जो उसका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, उसको जरूर आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा इमोशनल कंट्रोल उसके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, तो हाईलाइट दैट प्रॉब्लम के इसमें इमोशनल कंट्रोल का प्रॉब्लम है। एंड एट द सेम टाइम उन सिचुएशंस को भी जो कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट करें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चे में टाइम मैनेजमेंट या रिस्पॉन्स इनहिबिशन या इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल जो है वो एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रहा है, सो उसमें उस वीकनेस में वो क्या सिचुएशन है जिसपे आपने ये असेस किया कि यस माय चाइल्ड हैज दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी और टाइम मैनेजमेंट, ये जो भी आप प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं, तो उन सिचुएशन को बताना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जब आप उन सिचुएशन को सिर्फ बताएं और उनका डेफिसिट को हाईलाइट ना करें, वीकनेस को हाईलाइट ना करें, तो बच्चे से ये इंप्रेशन लिया जाता है कि वो अगर थोड़ी सी एफर्ट करे तो इस सिचुएशन को बेहतर कर सकता है। बट यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि बच्चों को वो हाईलाइट करके बताए कि यू हैव इमोशनल कंट्रोल प्रॉब्लम या यू हैव सम डिफिकल्टीज इन दिस एरिया, इधर टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, कुड बी एनी एग्जीक्यूटिव स्किल वीकनेस, और फिर उसके साथ एसोसिएट करके कि ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आई है, तो देन वी हैव एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव डिफिकल्टी इन दिस एरिया और इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव स्किल में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो ये पॉइंट जरूर कि सिर्फ सिचुएशन को मत बताएं कि फलां टाइम पर तूने अपना काम नहीं किया था या फलां टाइम पर
तुम्हारी ये शिकायत मिलती है, बल्कि उनके एग्जेक्टिव स्किल वीकनेस को वर्बलाइज करें कि आपको वर्किंग मेमोरी के कुछ इश्यूज हैं कि आप रिकॉल या इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाते हो, तो देन दीज थिंग्स जो कि अभी आपकी रिपोर्ट मिल रही है उसमें डिफिकल्टीज हैं, ताकि बच्चे को ये इंप्रेशन ना जाए कि अच्छा ये एक मैं होमवर्क ठीक कर लूंगा तो इट्स फाइन विद इट। उनको बाकायदा अगर आपका ऑब्जर्वेशन है कि वो लैक कर रहा है, अगर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो उस पर बाकायदा एग्जेक्टिव स्किल्स जो भी वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है उसको हाईलाइट करके बताया जाए। ऑलराइट, यानी कि पहला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया वो है एग्जेक्टिव स्किल्स वीकनेसेस जो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है उनमें, तो वो उसको हाईलाइट करके बताया जाए। दूसरा आपने बताया कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपने उसको जाना, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपने अप्लाई करनी और जो भी आप हाईलाइट करें उसको बेहतर कर दें। दूसरी चीज हम जाते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी बच्चों में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेस होती हैं। अब पेरेंट्स उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं कि स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेसेस है। अब यहाँ पे पेरेंट्स से ये तवक्को की जाती है कि जब आप अपने बच्चों में कोई भी स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसको बेहतर तरीके से अप्लाई करें और उसको अप्लाई करते करते आप वीकनेस पे भी ओवरकम कर सकते हैं, वीकनेस को भी आप बेहतर कर सकते हैं, जैसे हाईलाइट करने के मामला हैं। अच्छा, मैं ये बात आपसे कर रही थी कि क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि कैसे आप बच्चों की प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले जो हमने बात की वो ये बात की कि आप अपने बच्चों के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेम द प्रॉब्लम, एग्जेक्टिव स्किल वीकनेस एंड देन सिचुएशंस के साथ एसोसिएट करके देन यू बिकम एबल टू आइडेंटिफाई दैट कि माय चाइल्ड हैज दिस काइंड ऑफ इश्यूज। सेकंड पे बच्चों से पूछ लिया जाए कि उनको किन एरिया में, यानी आप आइडेंटिफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बच्चों से पूछ लिया जाए कि वो किन एरियाज में डिफिकल्टीज अपने काम में या अपनी प्रॉब्लम्स को उनको किन एरियाज में डिफिकल्टी होती है, उसमें जो भी आप गाइड कर रहे हैं कि उसमें जरूर पेरेंट्स, क्योंकि अगर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिस्कशन कि जब आप बच्चों से कहें कि इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो हमारे साथ बात करो, डेफिनेटली वो कहेंगे कि यू डोंट। जब हम बिहेवियरल स्टाइल्स की बात करते हैं बच्चों के तो बहुत सारे बच्चे मानते ही नहीं है कि उनके साथ कोई इशू है। सो वहां पर पेरेंट्स को ये जो गाइडलाइन आप अभी थोड़ी देर पहले दे रहे थे तो वो ये अप्रोप्रिएट होगी कि वहां पर पेरेंट्स सबसे पहले बच्चों की स्ट्रेंथ्स पर बात करें कि देखिए अगर आप अपना जैसे अगर एक बच्चा लेट सपोज उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्किल बहुत स्ट्रेंथन है, बहुत शानदार है वो ऑर्गेनाइज करने में चीजों को, तो पहले उनको उस पर हाईलाइट करके बताया जाए कि जैसे आपकी और बहुत अच्छा आप स्कूल बैग अपना ऑर्गेनाइज रखते हो, अपना कमरा काफी ऑर्गेनाइज रखते हो, तो इसके देखिए कितने पॉजिटिव इफेक्ट हैं, आपका टाइम बच जाता है, ऑल द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डू द चिल्ड्रन कन्वे देयर प्रॉब्लम्स टू देयर पेरेंट्स। मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि बहुत सारे जो बिहेवियरल स्टाइल्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आराम से बता देते हैं कि मुझे सबक याद करने में प्रॉब्लम है, मुझे गुस्से को मैनेज करने में प्रॉब्लम है, बट हम उन बिहेवियरल स्टाइल्स की बात कर रहे हैं जहां पर बच्चे नहीं समझ रहे होते कि उनके साथ इशू है। देन फिर पेरेंट्स जब उनसे कम्युनिकेट करें तो इस तरीके से करें कि पहले उनके पॉजिटिव्स को हाईलाइट करें एंड देन फिर उन पॉजिटिव्स की इम्पैक्ट्स को बताते हुए बताएं कि अगर आप इस चीज को भी पॉलिश कर लें, व्हाट डू यू थिंक, कि अगर आप अपने इमोशनल कंट्रोल को मैनेज कर लें तो क्या चीजें बेहतर नहीं होंगी। सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स वो फिर आइडेंटिफिकेशन को बहुत बेहतर कर देती है। हम आइडेंटिफिकेशन पे इनफैक्ट बात कर रहे हैं, असेसमेंट पर बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों की एग्जेक्टिव स्किल वीकनेसेस को असेस किया जाए। तो बच्चों से पूछकर, और अगर बच्चों के से पूछने पर ऐसा कोई चैलेंज पेरेंट्स को आता है कि हमारा बच्चा तो कहते ही नहीं कि उसके साथ मसला है, तो फिर उसके स्ट्रेंथ्स पर बात करते करते उसका पॉइंट ऑफ जो कंसर्न है वो भी शेयर किया जाए कि यू हैव दिस काइंड ऑफ इशू एंड व्हाट यू से अबाउट इट। वेरी एलोकेंटली एक्सप्लेन द कांसेप्ट मैम, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। मैं यहाँ पे जो बात ऑडियंस की तरफ से ये करना चाह रहा था वो ये थी कि मतलब हाउ दिस कन्वर्सेशन विल हैपन एक्चुअली पेरेंट्स के दरमियान और बच्चे के दरमियान, वो इसलिए इसमें भी कोई हमें रुकावट या कोई डिटेंशन आ सकती है, तो वो ये आ सकती है कि अगर बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान अच्छे कम्युनिकेशन का स्टाइल ही नहीं है या कम्युनिकेशन का वो है ही नहीं, तो वो कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को भी, इससे भी पहले की जो बात है वो कम्युनिकेशन है, वो ये चीज़ है कि बच्चे को आप इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो आपसे आपकी बात को, अपनी बात को शेयर कर सके कि आई हैव दिस प्रॉब्लम एंड आई एम लैकिंग इन दिस इशू, सो आई नीड हेल्प इन दिस रिगार्ड। सो ये चीज़ है कि आप उनको इतना
बूस्ट करें, इतना उनको मोटिवेट करें कि वो अपनी बात को एक कंफर्टेबल तरीके से आपके पास आके खुद बात करें कि मुझे ये मसला है। हाँ, लेकिन ये हम उन सिनेरियोज की बात करें जैसे आपने शुरू में कहा था कि बच्चों को इंसाइट नहीं होती कि अगर वो गलत कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स इस गाइडलाइन को फॉलो करें कि पहले उनकी पॉजिटिव्स पर बात की जाए एंड देन फिर अपना कंसर्न शेयर किया जाए कि बाय यूजिंग आई लैंग्वेज कि हमें लगता है कि यू हैव प्रॉब्लम इन दिस एरिया एंड वुड यू से, क्या आपको हम हेल्प करें इस एरिया में, एंड देन बच्चों का ही अल्टीमेट दिस इज वन काइंड ऑफ आप कह लें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल वैसे तो एग्जेक्टिव स्किल की फॉर्मल असेसमेंट भी अवेलेबल है जो हम यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के साथ यूज करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि इनफॉर्मल असेसमेंट जो पेरेंट्स की इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है उनका एक बाकायदा ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली आइडेंटिफिकेशन में एक रोल प्ले करता है कि पेरेंट्स जब ऑब्जर्व करते हैं अपने बच्चों को कि उनका बच्चा किन एरियाज में प्रॉब्लम्स का शिकार है या किन एरियाज में उनको हेल्प की जरूरत है, तो वो भी एक आप कहने कि असेसमेंट टूल ही कंसिडर होता है पेरेंट्स का इनफॉर्मल असेसमेंट। आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें। बिल्कुल, इनफॉर्मल असेसमेंट बच्चों के बारे में पेरेंट्स अगर देना चाहें तो मेरे ख्याल से वो बेहतरीन असेसमेंट दे सकते हैं, बेहतरीन ऑब्जर्व उनको कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो उनको, क्योंकि हर वक्त बच्चे उनके पास होते हैं और दूसरी इमोशनल अटैचमेंट भी बच्चों के साथ उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपना इनपुट बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। वो उठते कैसे, किस बात का उन पे कितना इन्फ्लुएंस होता है, कौन सी चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगती है, सुबह उठना कैसा है, जागना कैसा है, कौन सी चीज़, कौन सा ड्रेस, कौन सी मूवी, कौन सी चीज़ उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये सारी बातों का जब मिक्सचर होता है तो फिर एक असेसमेंट बनती है, फिर एक ऑब्जर्वेशन बनती है जो पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चे के बारे में। तो हमने यूजुअली देखा हुआ भी है कि पेरेंट्स खुद बताते हैं अपने बच्चों के बारे में कि इनको ये चीज़ पसंद है, ये खाना पसंद है। जब कभी थोड़ी सी एंगर का या नाराज़गी का बच्चे शिकार होते हैं या पेरेंट्स की मन थोड़ी सी होती है, तो ये जो माएँ होती हैं फ़ौरन से पहले खाना बना के खिलाती हैं कि ये आपका मेरे बेटे का या मेरी बेटी का बड़ा फेवरेट खाना है, तो इसको खिलाएं। तो ये तो एक वैसे बात हुई है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। उनको पता होता है कि इनके साथ अभी कौन से इमोशनल इंस्टेबिलिटी के मसाइल चल रहे हैं या कोई और मसाइल चल रहे हैं, तो इस चीज़ पे वो बेहतर तरीके से गेस कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से इसके अलावा जो है वो टीचर से भी फीडबैक अगर पेरेंट्स ने आइडेंटिफिकेशन में कि उनका बच्चा किन एग्जेक्टिव स्किल्स उसके अंदर वीकनेस के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें टीचर का जो फीडबैक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे पेरेंट्स का जरूर इन टच होना। Definitely, teachers will perform a serious and very crucial action in this regard कि वो बच्चे के जो करेक्टर स्कोर, ग्रूमिंग को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमने बात की जो बच्चों को, टीनेज को आजकल के लेटेस्ट मसाइल का सामना है, दरपेश है उनके जो मसाइल, उस पर हमने बात की है। और लास्ट पे हमने ये भी बताया आपको कि पेरेंट्स की असेसमेंट कैसे हो सकती है, उनको कैसे डील कर सकते हैं, इस चीज़ पे हमने बात की है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई कंप्लेंट हो, कोई शिकायत हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वो फीडबैक जरूर दीजिए, हम आपके बहुत थैंकफुल होंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान। Oh my God! इसमें हम ब्रेकर ऑन करवा सकते हैं मेरे ख्याल में, अगर जनरेटर चल भी रहा हो ना तो ब्रेकर ऑन करवा सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसी क्रूशियल सिचुएशन